Hello everyone, welcome back to your chemistry class. So students, today we are going to start our new chapter, the D and F block elements. बच्चों, मुझे पता है कि आप लोगों के थोड़े से 11th क्लास के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे. जिन बच्चों के क्लियर हैं उनकी तो वेल एंड गुड, और जिनके क्लियर नहीं है पहले मैं उनका 11th क्लास का बेसिक करा देती हूँ ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए. तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो आई एम देयर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो बच्चे बेसिक्स की बात करते हैं. सपोज बच्चों आपको आपके फ्रेंड से मिलना है, तो फ्रेंड से मिलने के लिए आपका क्या करोगे, आप पहले आप उसकी सिटी में जाओगे, इजंट इट. पहले आप उसकी सिटी में जाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे. अब सिटी में तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो सिटी के बाद आप अपने फ्रेंड के सेक्टर में जाओगे. अब जिस पर्टिकुलर सेक्टर में रहता है आपका फ्रेंड, उसमें भी बहुत सारे हाउसेज हैं, तो आप अपने फ्रेंड के हाउस नंबर पे को अप्रोच करोगे. होगा ना ऐसा. तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपको अगर अपने फ्रेंड से मिलना है, आपको आपके फ्रेंड से मिलना है, तो आप पहले उसकी सिटी में जाओगे, सेक्टर में जाओगे, हाउस में जाओगे. तो बच्चे आपको आपके फ्रेंड की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हाउस के अंदर होगी. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हाउस के अंदर होगी. हाँ जी बिल्कुल मैम. लेकिन लगता है वो लाइब्रेरी गया हो सकता है वो रेस्टोरेंट में गया हो सकता है वो मूवी देखने गया, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया है. सिमिलरली किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए उसके बहुत सारी चीजों को अप्रोच करना पड़ता है. जैसे कि फ्रेंड के लिए पहले सिटी, सेक्टर, हाउस, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए. अब मैं आपको ये इलेक्ट्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने. आप सपोज ये बीच में न्यूक्लियस है, और ये जो डिफरेंट ये सर्कल्स बना रखे हैं मैंने, ये शेल है. शेल यानी कि आप ये लगा लो सिटी है इसके केस में. तो सिटी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो सेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स होते हैं, और सब सेक्टर के अंदर बहुत सारे हाउसेज होते हैं. उसी तरीके से सब शेल के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं. तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, इन केस फॉरगेट सिटी. यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन के केस में हम लगा लेते कि शेल है, और सेक्टर सब शेल है, और हाउस ऑर्बिटल है. तो बच्चे किसी भी इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ हो जाएगी? ऑर्बिटल्स में हो जाएगी. अब मैं ये कह रही हूँ सर्कुलर काइंड ऑफ सर्कुलर पाथ जो है ये हमारा, वैसे सर्कुलर होता नहीं है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. ये है हमारा शेल. ये हमारे डिफरेंट शेल्स है, एक शेल ये हमारे शेल. ठीक है बच्चे. और ये हमारा जो सबसे नजदीक होता है ना बच्चे, इसे कह देते हैं फर्स्ट शेल, और जो उसके बाद होता है उसको कह देते हैं सेकंड शेल, देन द थर्ड वन. ठीक है बच्चे, ये आपको समझ में आया इतना? हाँ जी मैम आ गया. अब जैसे कि हमने फ्रेंड को ढूंढा, वैसे ही हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं. तो उसके केस में क्या होता है मैंने बताया आपको. अब जो शेल होता है बच्चे, वो शेल जो होता है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं. शेल जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. शेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. अब जैसे जो शेल है वो 1 होगी, फर्स्ट शेल अगर है बच्चे, तो उसके अंदर जो सब शेल होगी, अब सिटी से तो छोटा ही होगा सेक्टर, तो जो सब शेल होती है ना, वो हमेशा हमारी जो शेल होती है उससे कम होती है. 0 से इसे स्टार्ट करते हैं, और इसके इक्वल भी नहीं होती, इससे कम वैल्यू होती है, ना इससे ज्यादा ना इसके इक्वल. तो ये 0 है. 0 किसे रिप्रेजेंट करता है माय डियर स्टूडेंट्स? S को रिप्रेजेंट करता है. आगे बात समझ में आपको. इसका नाम रख दिया S. जैसे कि n = 1 होता है, तो उसका नाम रख देते हैं K. आपने जूनियर क्लासेस में भी देखा होगा कि अगर शेल फर्स्ट है, n = 1 है, तो K हो जाएगा हमारा. अब ऑर्बिटल्स को पता करने का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? ऑर्बिटल्स को पता कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+1. कि जितने सब शेल हैं, सब शेल की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं पुट करके देखूं 2 + 1, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी? 1. तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे कि S सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा. आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम आ गई. तो इसी तरीके से मैं आप कुछ और करके दिखाती हूँ आपको. जैसे n = 2 हो जाता हमारा, इसको हम L कह देते हैं. 0
क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और 2 से कम होनी चाहिए वैल्यू, तो 1 भी होगा। 0 किसे दिखाता है बच्चे, एस को दिखाता है, और जो 1 वैल्यू होती है सब शेल में वो किसे रिप्रेजेंट करती है, पी सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर एस सब शेल होती है हमारी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बच्चे, 1 होते हैं। ये होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और पी सब शेल होती है तो बच्चे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। डी सब शेल होगी, आई होप इट इज विजिबल नाउ, तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और एफ सब शेल होती है तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। आगे बात समझ में इतनी बच्चे, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 2 लेती हूं मैं। आप इतना समझ लीजिए कि एस सब शेल में 1 ऑर्बिटल होगा, पी में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, डी में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो इसमें कौन कौन से सब शेल्स हो सकते हैं, 0 1 2। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तो इसके इक्वल हो जाएगा ना। और 0 किसे रिप्रेजेंट करता है, एस सब शेल को। 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, पी सब शेल को। और 2 किसे रिप्रेजेंट करता है माय डियर स्टूडेंट्स, डी सब शेल को। आगे बात समझ में। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 के केस में हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 के केस में ऐसे हो जाता है हमारे। और जो हम ये पढ़ते हैं सब शेल्स पढ़ते हैं, सब शेल्स हम हमारे सिलेबस में यही पढ़ते हैं, एस पी डी एफ, ये 4 सब शेल्स पढ़ते हैं। आगे बात समझ में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। मूविंग अहेड, अच्छी बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। जैसे कि आपको दे दिया 3p5। अभी जो 3 है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा 3 हमारी शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 हमारा शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और शेल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेल एज जो एसपीडीएफ होते हैं ये हमारे, ये क्या होते हैं बच्चे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सब शेल्स होती हैं हमारी। क्या होती है बच्चे, सब शेल्स होती हैं, सब शेल होंगी। एंड 5 जो ये ऊपर लिखा हुआ है बच्चे, ये क्या होता है, 5 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है। अब सब शेल है पी सब शेल, पी की वैल्यू क्या थी सब शेल के केस में, एस की 0 थी और पी की 1 थी, तो p इज इक्वल्स टू 1। तो p जब होता है तो कितने, p इज इक्वल्स टू 1 तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अब आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैसे मैंने आपको बता दिया जब p सब शेल होते हैं तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। p अगर सब शेल होगी तो अगर मैं 2l+1 का फॉर्मूला भी लगाती हूँ, 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या हो जाती है बच्चे वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाती है, अब जैसे l की वैल्यू 1 हो गई तो 2 इंटू 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है बच्चे, अब 3 ऑर्बिटल्स होंगे तो ये 3 ऑर्बिटल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया आपके लिए। अब इनमें फिलिंग कैसे करेंगे, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देखो एक तरीका तो ये है फिलिंग का, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से फिलिंग हो जाएगी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, दिस वे ऑफ फिलिंग इज रॉन्ग। आप ऐसे फिल नहीं कर सकते। क्यों मैम, हमारे एक अंकल रहे हैं हुंड अंकल, उन्होंने एक रूल दिया था, उस रूल को कहते हैं हुंड्स रूल। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कि उन्होंने दिया क्या था। उन्होंने ये कहा था जितने भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट बोले तो जिनकी एनर्जी सेम होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस ढंग से ऑक्यूपाई किए जाएंगे, पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई किया जाएगा, मतलब एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन सब में फिल करेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे इसमें 5 है तो कैसे फिलिंग करेंगे, 1 2 3, नाउ पेयरिंग विल टेक प्लेस 4 5। सही तरीका ये है पेयरिंग का माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज द राइट वे। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 3D8। 3D8 में शेल कौन सी होगी और ये सब शेल कौन सी होगी और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। आप एक बार पॉज करके खुद पता कीजिए कि कौन सा आंसर आएगा। हाँ, आप आई होप आप सबने आंसर दिया होगा। तो मैं बताती हूँ, इसमें 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेल मीन्स n, वैल्यू ऑफ n, तो जिसमें n की वैल्यू 3 है वही होगा। दैट मीन्स a भी नहीं हो सकता, b भी नहीं हो सकता। ऐसे हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद d किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, d रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल को। सब शेल मीन्स द वैल्यू ऑफ l, isn't it? सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब सब शेल है, डी की वैल्यू क्या होती है, एस की 0 होती है, पी की 1 होती है और डी की कितनी होती है बच्चे, 2 होती है। तो जिसमें डी की वैल्यू 2 है वो आ जाएगा। डी की वैल्यू अब बचे हुए ऑप्शंस में सिर्फ सी के पास है एंड सी इज द आंसर। 8 रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो हमारा इसमें मैच कर रहा है। अब बात करते हैं बच्चे कि टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास शेल दी हुई हो और सब शेल दी हुई हो। तो बच्चे एक रूल होता है N+L रूल। N+L रूल क्या कहता है कि हम ना जब शेल और सब शेल दी होती है उनको अगर ऐड करेंगे उनकी वैल्यूज को, जो जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी और जिसकी वैल्यू कम आएगी उसकी कम एनर्जी होगी। कैसे मैम, करके दिखाइए एक बार। जैसे ये 3p है और 5f है। अब इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कि किसकी वैल्यू, किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। तो देखो 3 किसकी वैल्यू है, n की, और p क्या रिप्रेजेंट करता है, सब शेल रिप्रेजेंट करता है। तो N+L करती हूं मैं, तो 3+L। p की वैल्यू कितनी थी, p की वैल्यू 1 थी, 3 + 1 4, ये हो गई हमारी N+L की वैल्यू। और 5f के केस में जो ये 5 है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है 5। और f की वैल्यू देखो, s की 0 है, आई एम रिपीटिंग, s की 0 होती है, p की 1 होती है, d की 2 होती है, f की 3 होती है बच्चे। तो f की वैल्यू 3 हो गई, तो इसकी वैल्यू 8। अब जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा आती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है। ओके मैम, मूविंग फॉरवर्ड, N+L करती हूँ 4 प्लस f की वैल्यू कितनी थी, f की वैल्यू मैंने बताया 3 थी, तो 4 + 3 7। इसके केस में 3 प्लस s की वैल्यू कितनी थी, 0 3। तो एनर्जी किसकी ज्यादा हुई माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी ज्यादा हुई हमारे 4f की। अब मैं एक केस लेती हूँ आपके आगे, वो मैं लिखना भूल गई इसमें, बट मैं अभी मेंशन कर देती हूँ उसे, कि एक केस है हमारा 3D एंड 4p। इसके केस में किसकी एनर्जी होगी, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, 3। और d की वैल्यू क्या होती है बच्चे, d की वैल्यू s की 0, p की 1, d की 2, 3 + 2 5, और इसमें 4, और p की वैल्यू कितनी थी, 1 मैम। अब मैम N+L की वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम आई हमारी, N+L की वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम आई, तो मैम किसकी एनर्जी ज्यादा लेंगे। तो बच्चे जब N+L की वैल्यू सेम आती है तो हमें सिर्फ देखना होता है वैल्यू ऑफ n, जिसकी वैल्यू n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसके केस में n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, 4p की एनर्जी ज्यादा है, तो 4 की वैल्यू ज्यादा है तो 4p की एनर्जी ज्यादा होगी। अब मैं ये है, एक बार नोट करा दीजिए हमें, बिल्कुल बच्चे कराते हैं ताकि आप भूलें नहीं इस बात को, मैंने हैशटैग पहले ही लगा रखा है। When value of N+L is same, only value of n will be compared. चलो बच्चे, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि फिलिंग किस ढंग से होगी मैम। फिलिंग होगी बच्चे अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड in the increasing order of their एनर्जी लेवल। अब आप बच्चे, अब आप ऐसे देख सकते हैं कि जिसकी वैल्यू कम होगी, जैसे कि एक बिल्डिंग है, आप बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और मैंने कहा है कि मैं आपको, एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, मतलब हर एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, आपको मैं हर एक बच्चे को एक फ्लैट दूंगी। तो फ्लैट देने में मैं आपको एक है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट का रूल है, आपको जो फ्लैट पसंद आए वो ले लीजिए, जिसको जो पसंद आएगा पहले वो ले लेगा। तो और लेकिन एक शर्त है बच्चे, शर्त ये है कि उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो आप तो वही प्रेफर करोगे कि जो ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट हो, वही इनकी लोएस्ट वैल्यू हमारी हो, वही वाला फ्लैट लोगे, लोएस्ट फ्लोर पे लोगे।
जो पॉसिबल होगी। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, एनर्जी की फिलिंग भी ऐसे ही, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी ऐसे होती है। पहले जिसकी कम एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, फिर जिसकी ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। मैम क्या हर बार हमें n+l की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी? नहीं बच्चे, इसके लिए ना रूल होता है एक। रूल तो कुछ नहीं, मतलब एक ट्रिक समझ सकते हैं, 11th क्लास में गिवन थी। जब n की वैल्यू 1 होती है बच्चे, तो 1 सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, एक ही सबशेल प्रेजेंट होगा बच्चे। तो ऐसी सबशेल प्रेजेंट हो सकता है जब, क्योंकि 1 है तो इससे कम ही हो सकता है, s की वैल्यू 0 होती है। और 2 है, जब n की वैल्यू 2 है तो 0 सबशेल हो सकती है और 1 सबशेल हो सकती है। तो 0 सबशेल s है और इसमें p है। 3 तो नहीं हो सकती, इसीलिए 2d नहीं होता है। और 3f क्यों नहीं होता है वो आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। अच्छा बच्चे, अब आप ये देखिए कि मैम हर बार n+l की वैल्यू तो कैलकुलेट करना बहुत कम्बरसम होगा। बच्चे कुछ नहीं कम्बरसम, देखो आपको ये लिख लेना 1s 2s 2p। अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए 2d होगी नहीं और 1p भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d। आप एक बार आपने जब खुद एनालाइज किया ना कि अच्छा 2d नहीं होगी, एक बार खुद दिमाग लगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ 2d नहीं होगी। वैसे ही 3f नहीं होगी, ये 4f तक, ये 4 वाली 4f तक होगी और 5 वाली 5f तक होगी और 6 वाली d तक। और क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें f तक ही लेते हैं हम, 6 वाली को आप d तक ही लेना और s वाली को p तक और 8 को 8s तक। इसमें बहुत सिंपल है, इसमें आपको इस तरह से लाइंस को स्केच कर देनी है। मैम इससे क्या होगा, एक बार स्केच तो करो बच्चे, फिर बताती हूँ क्या होगा। इसमें देखो मैं आपको स्केच कर दी ना मैंने ये लाइंस। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे, 1s की वैल्यू कैलकुलेट करो। 1s की वैल्यू तो 1, एनर्जी कैलकुलेट करो 1 प्लस s की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो 1 हो गई इसकी। 2s की कैलकुलेट करना तो इसकी 2 हो जाएगी, कैलकुलेट करके देखना, और इसकी 3 हो जाएगी, और इसके केस में इसकी 3 हो जाएगी, और इसमें इसकी 4 हो जाएगी, और इसकी 3d की कितनी हो जाएगी, हमारी d की वैल्यू कितनी थी बच्चे, d की वैल्यू 2 थी तो ये 5 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आपने ऐसे कैलकुलेट किया तो आप देखो कि पहले 1 की थी, फिर 2 की थी, फिर इन दोनों में 3 की है, लेकिन हम कौन सी वाली की लो मानेंगे, जिसकी वैल्यू n की कम होगी उसकी लो मानेंगे, 2d 3। तो आपको सिंपली एक काम करना है बच्चे, पहले 1s की फिर ऐसे फिलिंग करते चले जाना है, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया ना कि इसमें हर एक केस में इस ढंग से ही होगा, पहले ये वाली लो होगी, फिर इधर से चालू कर देना, इधर से इधर से इधर से। बहुत सिंपल है, अगर नहीं भी आ रहा तो मैं बता देती हूँ आगे क्या हैक कर सकते हैं हम। 4 प्लस ये 5 हो जाएगी, लेकिन किसकी वैल्यू ज्यादा होगी आप खुद देख सकते हैं कि जिसकी वैल्यू n की ज्यादा होगी उसकी एनर्जी हम ज्यादा लेके चलते हैं, और इसकी 5 हो जाएगी। आगे बात समझ में बच्चे। अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे मुझे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे Zn30 है, जो 30 है ना बच्चे, 30 रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। 30 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को। और अगर न्यूट्रल होता है ना हमारा एटम, न्यूट्रल होता है मीन्स उसके अंदर आयन की फॉर्मेशन नहीं होती, तब क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट्स, 30 हो गए। अब इसमें सबसे पहले फिलिंग किस में होगी, 1s में होगी। 1s में कितने आ सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में बच्चे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और s में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, s में एक ही ऑर्बिटल होता है। मैंने आपको बताया था, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ बताया था। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आगे ये बात आपको समझ में। सो दैट मीन्स कि हमारे s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और हमारे p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं मैम, p में 3 ऑर्बिटल्स थे तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैम, d में 5 ऑर्बिटल्स थे तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और f में कितने ऑर्बिटल्स थे, f में ऑर्बिटल्स मैम 7 थे तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। वेरी गुड बच्चे, आई एम सो इम्प्रेस्ड। तो s में कितने आ सकते हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद 2s 4 हो चुके हैं, इसमें भी 2 ही आएंगे।
एस वाला कोई भी हो, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एस सब शेल में, 2s2। उसके बाद 2s के बाद क्या आता है, 2p आएगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, फिर इधर आना है, 2p आएगा। 2p में p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम बच्चे, 6 आ सकते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल 6 आ सकते हैं। तो 10 हो चुके हैं हमारे, हैं कितने, 30 हैं। अभी तो बहुत आगे चलना है हमें। 2p, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, 3s, क्योंकि एनर्जी देखो ना आप, इसमें 3 थी, इसमें भी 3 थी, लेकिन n की वैल्यू किसमें ज्यादा है, 3s में ज्यादा है। तो 3s कितने होंगे बच्चे, 2 हो जाएंगे। 12 हो चुके हैं हमारे। उसके बाद 3s के बाद ये आएगा, इसकी फिलिंग होगी 3p की। 3p, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। और उसके बाद बच्चे 3p के बाद 4s, 4s में कितने आ सकते हैं बच्चे, 2 आ सकते हैं। और 4s के बाद क्या आएगा हमारा, 3d। ध्यान दीजिएगा 4s के बाद आ रहा है 3d। d देखो 4s पहले फिल हो गया, 3d बाद में फिल हुआ है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप ये वाली याद कर सकते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d। पहले 4s की फिलिंग होगी, फिर 3d की फिलिंग होगी। और बच्चे जो मैंने ये n+l रूल बताया है ना, ये सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल्स के लिए है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स के लिए है, मतलब कि जब ये एम्प्टी होंगे ना हमारे, जैसे कि ये 4s है और 3d है, तो अमंग 4s एंड 3d किसकी एनर्जी ज्यादा है, 3d की ज्यादा है, तभी तो इसकी बाद में फिलिंग हुई है। हाँ जी मैम। लेकिन जब एक बार ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तब इसके बाद क्या हो जाता है, एनर्जी फ्लिप हो जाती है। यानी कि एक बार इलेक्ट्रॉन्स आए तो 3d की एनर्जी ज्यादा हो जाती, 3d की एनर्जी कम हो जाती, पहले ज्यादा थी ना 3d की, और 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। आगे बात समझ में। अगर किसी को याद नहीं, ये करना कम्बरसम लग रहा है, तो बच्चे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ये तो कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाता है, और कैसे करना है सब बताया जाएगा, चिंता की कोई बात है ही नहीं। मैंने कहा एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें 11 ही होगा। पहले मैंने बताया 1s 2s 2p ऐसे फिल कर सकते हैं हम। तो 1s में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। 2s में फिर कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। और p में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। और 3 में कितने आ सकते हैं, s में कितने आ सकते हैं बच्चे, 1 आ सकता है। आगे बात आपको इतनी समझ में, हाँ जी मैम आ गई। तो बहुत इजी था ना, आप ऐसे याद कर लो, बस इतना याद करो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। पहले 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा। एनर्जी का खेला बच्चे। उसके बाद स्कैंडियम करते हैं। स्कैंडियम में देखते हैं, देखो 1s 2s 2p 3s 3p। अगर 30 से ज्यादा का आ गया फिर आपको करके देखना पड़ेगा, ये वाला ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। वैसे एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती, आप जब कर सकते हो तो कर लो ना यार। 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद क्या था बच्चे, 3p के बाद था 4s 4s के बाद क्या था बच्चे, 4s के बाद था 3d। पहले 4s आएगा, फिर 3d आएगा। अच्छा, तो कैसे फिलिंग होगी, 2 2 6 3s की क्या हो जाएगी बच्चे, 3s की 2 हो जाएगी। और 3p की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 4s की कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी। और 3d की हो जाएगी हमारी, सॉरी 4s की 2 हो जाएगी, और 3d की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। और ये वेनेडियम 23 का है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाना है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इन विच ऑफ द ऑर्बिटल डज द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ p विल बी प्रेजेंट। p मीन्स फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, p 15 होता है। तो फॉस्फोरस कौन से में प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था, 1s 2s 2p 3s 3p और मैंने क्या बताया 4s 3d। इतना 30 तक होता है, इसके 30 तक तो इतना ही कर सकते हैं हम। 30 मैक्सिमम 30 अगर इतना आ जाता है, 30 से कम वाले आ जाते हैं या 30 आ जाता है, तो उसमें आपका ये लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 12 एंड 12 के बाद 3, तो 3p। तो किस में गया, कौन से ऑर्बिटल में गया, p ऑर्बिटल में गया। p इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, अब एक बार देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल को। मैं आपके आगे पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूँ।
और जो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं बच्चे, इन्हें क्या देते हैं हम, क्या कह देते हैं, ग्रुप्स कह देते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं बच्चे, इन्हें हम क्या कह देते हैं, पीरियड्स कह देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमारे दो ग्रुप्स होते हैं, इधर वाले जो दो ग्रुप्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये एस ब्लॉक बनाते हैं। ये जो स्काई ब्लू में दिख रहा है आपको, ये एस ब्लॉक होते हैं, इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और जो ये इधर वाले हैं, इधर वाले होते हैं बच्चे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो होते हैं, ये होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो बीच में होते हैं बच्चे, इन्हें क्या कह देते हैं हम, इन्हें कह देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है मैम, लेकिन इनको अलग अलग क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ेगी कि एस ब्लॉक में यही वाले इलेक्ट्रॉन्स, एस ब्लॉक में यही वाले एलिमेंट्स आएंगे, पी ब्लॉक में यही स्पेसिफिक एलिमेंट्स आएंगे, डी ब्लॉक में यही स्पेसिफिक एलिमेंट्स आएंगे। बच्चे बहुत सिंपल है। कैसे कि जिसमें जो हमारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है ना बच्चे, जिस सबशेल में जाता है, वही उसका क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में गया था, पी सबशेल में गया था, तो वही उसका क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक में आएगा। देखो फॉस्फोरस यहाँ पे है तो पी ब्लॉक में आ गया ना। ऐसे ही मैंने आपको काफी सारे करके दिखाए थे। जैसे मैंने आपको स्कैंडियम करके दिखाया था, स्कैंडियम करके दिखाया था, देखो कहाँ करके दिखाया था। तो स्कैंडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया था। तो आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम डी ब्लॉक में आ रहा है। स्कैंडियम किस में आ रहा है बच्चे, डी ब्लॉक में आ रहा है। उसके बाद जो सोडियम है, सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया था एस सबशेल में, और हमारा सोडियम किस में आ रहा है, सोडियम हमारा एस सबशेल में ही आ रहा है। ठीक है बच्चे, अब आप समझ गए हैं इतना। अब क्योंकि हम स्पेसिफिकली डी ब्लॉक को पढ़ने वाले हैं, तो अब ध्यान से डी ब्लॉक की तरफ देखिए। डी ब्लॉक के इस तरफ एस ब्लॉक है और इस तरफ क्या है, पी ब्लॉक है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देखो आप ध्यान से देखो कि जो हमारे डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है, थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक हमारा कौन सा ब्लॉक है, हमारा डी ब्लॉक है। और पीरियड कौन कौन सी है, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। यानी कि टोटल कितनी पीरियड्स होती है हमारे डी ब्लॉक में, पीरियड्स होती हैं। ये पीरियड्स इन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। और डी ब्लॉक के जब मैंने सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये हमारा डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड हमारा एस ब्लॉक प्रेजेंट होता है एंड राइट हैंड साइड हमारा पी ब्लॉक प्रेजेंट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और ये कौन कौन से ग्रुप से रेंज करता है, 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक इसके क्या होता है, रेंज होती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये हमारा 4th पीरियड होता है, ये 5th पीरियड होता है, ये 6th होता है एंड ये 7th पीरियड होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वाले फर्स्ट सीरीज है हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसके आपके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। 21 से स्टार्ट होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 तक होता है। और ये जो है ये 39 से स्टार्ट होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। साथ में बच्चे मैं ये कहूंगी कि आपको ये 3 सीरीज तो याद होनी ही चाहिए। अच्छा, एक और बात है, वो बात मैं बताऊंगी, इंपॉर्टेंट है वो बात। मैम याद कैसे करें बच्चे, ट्रिक बताती हूँ मैं। जैसे स्कैंडियम है तो ये वाली तो आप ऐसे याद करोगे, बहुत सिंपल है। सिर्फ से आप, मैं एक बार पूरी ट्रिक बोल देती हूँ। सिर्फ तुम विवाह करना मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। कैसे, सिर्फ से स्कैंडियम, तुमसे टाइटेनियम, विवाह से वेनेडियम, करना से क्रोमियम, और मुझसे मैंगनीज, और फिर से आयरन, और कोई से कोबाल्ट, नहीं से निकल, कहेगा से कॉपर, और जानवर से Zn। आगे इतनी बात समझ में आपको। अब मैम ये सीरीज कैसे करें बच्चे, ऊपर वाली कर ली ना, अब नीचे वाली कराती हूँ। देखो इनको ऐसे याद कर लो, 7th करने की जरूरत नहीं है। पेपर में मोस्टली सवाल आपकी फर्स्ट सीरीज से आते हैं, लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड, क्योंकि 7th के अभी इतना डिस्कवर हुआ नहीं है, इतना स्टडी हुई नहीं है 7th पीरियड पे, इसीलिए इस पे बिल्कुल भी नहीं आएगा क्वेश्चन कोई भी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, स्काइला, स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथेनम।
अब ऐसे करते हैं, अब इसके इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इनके वो याद करो, जो है हमारे है सिंबल्स याद करो। स्काइला, ये एक बार मैं ये वाली सीरीज करा देती हूँ। सिर्फ तुम विवाह करना मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। इतनी हो गई बच्चे। उसके बाद ये वाली कराती हूँ मैं। स्काइला, इसको कैसे याद करेंगे? स्काइला स्कैंडियम, वाई से स्काइला, स्काइला। और ये टी जरा हाफ, टी पीते हो ना आप लोग, तो उसको कहते हैं बस हाफ लाना मेरे लिए, टी जरा हाफ। वो नवाब था, वो नवाब था। क्रोमोटन, ये टन क्यों बोल रहा है डब्लू को? क्योंकि डब्लू रिप्रेजेंट्स टंगस्टन। ठीक है बच्चे। मन तक रे, मन तक रे, आपका मन ताकता रहता है ना इधर उधर, इसलिए मन तक रे। ये क्या होगा? फेरस, फेरस। कौन रहेगा इराक, कौन रहेगा इराक। और ये वाली मेरी फेवरेट है, नहीं नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। कु अग आऊ, कु अग आऊ, जन कड़ हग, जन कड़ हग। इतना हो गया, आपको समझ में आ गया। अभी मैंने स्कैंडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई थी, स्कैंडियम 21। ठीक है बच्चे, स्कैंडियम 21 एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रही हूँ आपको। स्कैंडियम की मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैक्सिमम 30 तक है तो हमारा वो वाली सीरीज फॉलो हो जाएगी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आगे बात समझ में। इसमें कैसे होगा? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 to 4 6 10 12 12 and 6 18 18 and 2 20 and 3 1। आगे बात समझ में। ये हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो होती हैं, ये तो होता है हमारा आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन तो एक नॉबल गैस है ना बच्चे, आर्गन एक नॉबल गैस है, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है, हर कोई आइडियल बनना चाहता है। और आइडियल किसे देखते हैं? जो पहले लोग रह चुके हैं उन्हें देखते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। मैंने आपके आगे फिर से पीरियोडिक टेबल रख दी, और पीरियोडिक टेबल में रखने के बाद देखो, ये जो स्कैंडियम वाली पीरियोडिक टेबल, स्कैंडियम वाली जो हमारी पीरियड है, वो उससे पहले कौन सा आइडियल गैस, कौन सी नॉबल गैस है? आर्गन है। तो ये आर्गन की तरह बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसके बाद आर्गन क्या थी? 3s2 3p6। आर्गन के बाद क्या होगा बच्चे? यहाँ पे हो जाता है, 2 ऑक्यूपाई करेंगे, 3p तक हो गया। p के बाद क्या? 4s ऑक्यूपाई होता है, यहाँ पे फिल ओरिजिन वाला, और ये होता है 2s के, ये होते हैं 3s के, ये होते हैं 4s के। ये जो स्कैंडियम वाली, यहाँ 4s के फिल होंगे, 4s1 4s2, और उसके बाद क्या आएगा? 3d1। देखो 4s के बाद 3d फिल किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस वाली सीरीज को हम क्या कह देते हैं? इस स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम सीरीज को हम कह देते हैं 3d सीरीज, क्योंकि 3d में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3d सबशेल में फिल किए जाते हैं। तो इसको जो, हालांकि ये होती 4th पीरियड में है, 4th पीरियड वाली होती है, लेकिन फिर इसको बोलते कौन सी सीरीज है? इसको बोलते हैं 3d सीरीज। सिमिलरली ये होती, जो सेकंड वाली है, ये होती 5th पीरियड में है, इसको बोलते हैं 4d सीरीज। क्योंकि जो हमारा s होगा, जो हमारे s और s सब शेल जिस शेल की ऑक्यूपाई की जाएंगी, जैसे 4s की, उससे कम वाला ऑक्यूपाई हो रहा है ना एनर्जी की वजह। ध्यान से देखिएगा बच्चे, पहले हमारा 4s ऑक्यूपाई है, क्योंकि 4s में n+l की वैल्यू 4 आ रही है और 3d में 5 आ रही है, तो पहले 4s वाला ऑक्यूपाई होता है, फिर 3d। ध्यान दीजिएगा बच्चे कि 4s जो होती है इसमें 4 होती है, और इसमें क्या होती है? 5, 3d में होती है 5। तो 4s पहले हम 4s वाला ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि n मतलब आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट तो 4th ही रहेगी, 4th नंबर वाला बाहर होगा, लेकिन फिलिंग क्या होगी? पहले 4 वाले की, 4s वाले के, फिर 3d यानी कि एक कम वाले की, n-1। जो ये n होती है, जो वैलेंट शेल होती है, और एक जो सेकेंड वैलेंट शेल कौन सी होती है? आउटरमोस्ट शेल होती है। और जो n-1 शेल होती है बच्चे, उसे क्या कह देते हैं? पेनल्टीमेट शेल। क्या कह देते हैं बच्चे? पेनल्टीमेट शेल कह देते हैं। फिर d, पहले ns n-1d ऑक्यूपाई, लेकिन लिखते वक्त हम ऐसे लिख देते हैं, बताती हूँ आपको कैसे लिखते हैं।
बच्चे ध्यान देने योग्य बात ये है कि हालांकि ये 4th पीरियड में होती है, लेकिन ये कौन सी सीरीज कहलाती है, ये कहलाती है 3D सीरीज। और ये 5th पीरियड में होती है, और ये कौन सी सीरीज कहलाती है, 4D सीरीज। और ये 6th होती है, और ये क्या कौन सी कहलाती है, 5D सीरीज। और ये 7th होती है, लेकिन ये कौन सी 7th पीरियड होती है, कौन सी सीरीज कहलाती है, 6D सीरीज। आगे बात समझ में आपको। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराती हूँ स्पेसिफिकली 3D सीरीज की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे सिलेबस में 3D सीरीज है। अभी बच्चे मैंने आपको दिखाया कि स्कैंडियम के केस में पहले आर्गन फिल होगा, फिर 4s फिल होगा, क्योंकि 3D सीरीज है तो 3 और उससे ns पहले होगा, फिर ns n-1d होगा 4s। तो 4s के पहले 2 ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर 1s का आ जाएगा। ऐसे ही आर्गन में क्या होता है, 4s2 3d2। हालांकि लिखते वक्त बुक्स में आपने देखा होगा, लिखते वक्त इस ढंग से लिख देते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना फिलिंग होने के बाद एनर्जी फ्लिप हो जाती है, तो इस ढंग से लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं कि 3d1 पहले और 4s2 बाद में लिख देते हैं। सिमिलर 3d2 4s2 बाद में लिखते हैं। अब मैं बुक्स में जैसे लिख, क्योंकि फिलिंग होने के बाद तो एनर्जी फ्लिप हो जाती है। आर्गन फिलिंग होगी पहले 4s2 की, और पहले फिलिंग 4s2 की होगी, और फिर बाद में किसकी होगी, 3d की होगी, 3d3। आर्गन को मैं छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आई विल टेल यू द रीजन। और मैंगनीज में क्या होगा, पहले 3d3, आइडियली यहाँ 3d4 आना चाहिए था, लेकिन अभी छोड़ दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। यहाँ आ जाएगा 3d5 4s2, फिर 3d5 के बाद क्या आएगा, 3d6 4s2। हालांकि फिलिंग पहले 4s की होगी, बाद में इसकी होगी, लेकिन क्या है, फिलिंग होने के बाद तो एनर्जी फ्लिप हो जाती है, इसलिए लिखते पहले 3d वाली है। कोबाल्ट की 3d7 4s2, निकल की 3d8 4s2। कॉपर की भी मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, निकल की देख लीजिए आप। कॉपर की क्रोमियम और कॉपर की छोड़ रही हूँ, रीजन बताऊंगी क्यों। उसके बाद बात आती है, आइडियली यहाँ आनी चाहिए थी कॉपर के केस में 3d9 आनी चाहिए थी, 3d9 4s2 है। और उसके बाद 3d9 के बाद क्या आता है, 3d10 4s2। ये आ गई हमारी आर्गन की। आगे बात समझ में इतने बच्चे, ये आपको बात समझ में आई इतनी। उसके बाद क्रोमियम और कॉपर का क्या केस होता है बच्चे, वो बताती हूँ। एक्सेप्शन पहले फिलिंग करके दिखा दे। 3d7 कैसे बताया था मैंने, पहले सिंगली ऑक्यूपाई 1 2 3 4 5 6 7। आगे बात समझ में, ये सिंगली ऑक्यूपाई। 3d5 का 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चे। और 3d10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई हमारी ओके, मतलब फिलिंग कर ली हमने। बच्चे ध्यान दीजिएगा कि देखो, जब सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि दोनों अगर ऐसे, तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस, और ये आपस में कर सकते हैं, ठीक है, ये आपस में कर सकते हैं, ये आपस में कर सकते, मतलब एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज से क्या होती है बच्चे, एक्सचेंज से एनर्जी रिलीज होती है। और हमने केमिस्ट्री में हमेशा पढ़ा है कि अगर एनर्जी रिलीज हुई यानी कि कम हुई, एनर्जी कम यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है बच्चे। यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस हो सकते हैं 3d7 में, लेकिन यहाँ पे तो सो मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल, यहाँ पे सो मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल इन दिस केस। सो बच्चे क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल है, यार मोर एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। और सिमेट्रिकल दिख रहा है ना 3d5 वाला, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है 3d5, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, क्योंकि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 3d और 3d सब शेल में 10 आ सकते हैं, और इसमें कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। तो ये क्या होगी, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, ठीक है बच्चे। ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाती है हमारी, तो इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है ये। और इसके केस में भी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, ये क्या होता है, एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड, एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड। ये डी का केस नहीं है, डी सब शेल का केस नहीं है। कोई भी सब शेल हुई, कोई भी सब शेल हुई, अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, वो ज्यादा स्टेबल होती है किसी और कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। ये इसकी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है बच्चे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्या कर सकते हैं, एक्सचेंजेस कर सकते हैं सीट को। आगे बात समझ में, तो आपको समझ में आया कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं और जो फुल्ली फिल्ड होते हैं, उनकी क्या होती है बच्चे, ज्यादा स्टेबल होते हैं वो, कि एक्सचेंज एनर्जी के चलते।
या फिर उसे कह देते हैं दे आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है बच्चे, अब मैं फिलिंग करती हूँ क्रोमियम और कॉपर की। क्रोमियम का केस ये था बच्चे, देखो यहाँ 3D3 तक आ गए थे हम, फिर यहाँ पे क्या आना था 3D4 आना था। एक बार जो आना था वो लिख देती हूँ मैं, जो आना था वो लिख देती हूँ। आर्गन 3D4 4s2 ये आना था, और इसके केस में क्या आना चाहिए था, आर्गन 3D8 तक आ गए थे, 3D9 एंड 4s2 ये आना चाहिए था। बट माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये गलत है। क्यों बच्चे? क्योंकि जो 3D और 4s सबशेल्स होती हैं हमारी, इनके बीच में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है, इनके बीच में लेस एनर्जी डिफरेंस होता है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, एनर्जी डिफरेंस होता है। इसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 सबशेल जम्प्स इनटू द 3D ऑर्बिटल, और उसकी वजह से क्या होता है बच्चे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है आर्गन 3D5 4s1। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी वजह से अगर ये 3D5 हो गया तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाता है। एग्जैक्टली क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ फिल्ड हो जाता है, और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ये होता है, ये मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। एक सेकेंड, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है कॉपर के केस में। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आर्गन ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है ताकि क्या हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। आगे बात समझ में इतनी। तो ये 2 एक्सेप्शंस थे और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 4D सीरीज की। हालांकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी एक बार करने पे आए तो कर लेते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या होती है, फ्लक्चुएशंस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था यट्रियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बच्चे 39, और इससे पहले जो आइडियल नोबल गैस होती है बच्चे वो क्या होती है, क्रिप्टॉन। इससे पहले कौन सी होती है, क्रिप्टॉन होती है। अब इसमें ध्यान देना है आपको, इसमें ध्यान देना है कि क्योंकि 339 है तो आपकी ट्रिक ये हो जाएगी कि इसके केस में, मतलब 4D सीरीज के कर रहे हैं ना हम, 4D सीरीज के केस में हमारा D3 नहीं लेंगे हम और D9 नहीं लेंगे, ये D3 नहीं लेंगे और D9 नहीं लेंगे। अब यट्रियम जो है बच्चे, इसमें सबसे पहले तो हमारी नोबल गैस ही आएगी क्रिप्टॉन। उसके बाद क्या आता है हमारा, पहले फिलिंग होती है 5s की, 5s की फिलिंग होगी 5s2 और 4D। अब क्योंकि 4D सीरीज है तो 4D में ही फिलिंग होगी 4D1। क्रिप्टॉन इसके केस में क्या होगा बच्चे, 4D बाद में फिल होगा, पहले 5s फिल होगा, तो 5s2 और 4D क्या हो जाएगा, 4D भी 2 हो जाएगा। देन माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि इसके केस में D3 नहीं होता है, यहाँ पे आना चाहिए D3, तो D3 ना होके क्या हो जाता है, यहाँ पे D4 बनाता है, तो D4 बना देगा, तो यानी कि आना था D3, लेकिन फिर अब यहाँ तो 5s2 होगा और यहाँ पे 5s1, अब 5s1 वाली सीरीज चालू हो जाएगी बच्चे। ठीक है, अब ये क्रिप्टॉन था, क्रिप्टॉन हर केस में आएगा इसलिए मैं लिख नहीं रही हूं, तो अब D5 5s1, ठीक है बच्चे। उसके बाद D6 5s1, ओके, D7 5s1, D8 5s1। कौन सा D8, ये 4D सीरीज चल रही है ना, तो बच्चे 4 लिख लीजिए इसके आगे, 4D8 5s1। और ये पैलेडियम का केस जो है ये स्पेशल केस है, और क्वेश्चन आएगा तो ये इसी से ही आएगा, पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि मैंने बताया कि D9 तो होगा नहीं, तो हमेशा क्या होगा, D10 होगा, D9 नहीं होगा तो D10 होगा। अब इसमें 5s1 होता, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 5s0। दिस इज द ओनली एलिमेंट इन द D ब्लॉक इन विच in which the valence shell of the s orbital, जो s orbital है जो valence shell का, वो क्या है, does not have any electron, मतलब 5s की वैल्यू 0 है। आगे बात समझ में बच्चे, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अब ये हो गया, 9 आनी थी लेकिन क्या आई, 10 आ गई, लेकिन यहाँ पे भी 10 ही आएगी, फिर 4D10
5s1, ठीक है। और इसके केस में आप ध्यान दीजिएगा 4d, इसके केस में क्या आ जाएगा, कैडमियम के केस में यहां तक तो देखो फर्स्ट 2 में तो 5s2 आया, इसके केस में भी 5s2 आ जाएगा क्योंकि 10 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 5s2 ये आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन पैलेडियम का जरूर ध्यान रखना। आगे बात समझ में। अब जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होगी माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपने देखा पहले तो नॉर्मल गैस आएगी, जो नॉर्मल गैस पहले होगी वो आएगी, और उसके बाद पहले किसकी फिलिंग होती है, फिलिंग तो होती है एनएस की, मतलब जो वैलेंस शेल होगी वो एस वाली की होगी, और n-1 डी सब शेल की बाद में होगी। तो डी इसमें कितने आ जाते हैं बच्चे, 1 से लेके 10 तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी सबशेल में जाना ही है, तभी तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और एनएस में क्या होता है, अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह 0 to 2 होगी, क्योंकि 0 का केस भी हमारा पैलेडियम का केस अभी करा है, सिर्फ इसके केस की। लेकिन जो जनरली पूछी जाती है वो पूछी जाती है 3D सीरीज की। तो 3D सीरीज में आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D, और 3D में कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक की रेंज होगी, और NS मतलब 4s 1 या 2 होता है बच्चे। आगे बात समझ में इतनी, मूविंग अहेड। देखो बच्चे कई बार ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, लेकिन ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज नहीं किए जा सकते। क्यों बच्चे, क्योंकि बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, ईदर इन द ग्राउंड स्टेट और इन द आयनिक स्टेट। डेफिनेशन पे आऊं तो एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट शेल इज पार्शियली फिल्ड विद डी ऑर्बिटल्स ईदर इन ग्राउंड स्टेट और इन आयनिक स्टेट आर ओनली कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसीलिए जो जिंक, कैडमियम, मरकरी होते हैं, यानी कि कौन सी ग्रुप के, 12th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। हालांकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। क्योंकि बच्चे, क्योंकि उनके पास क्या है, वो या तो ना तो ऑक्सीडाइज स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल दिखा रहे हैं, ना ही ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। उनको कह देते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि वो नकली ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही पढ़ते हैं ना। लेकिन मैम आप हमें ये बताइए कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का क्या मतलब होता है। बताती हूँ बच्चे, जैसे कि मैं कोई भी बना के दिखाती हूँ आपको, फिलिंग करके दिखाती हूँ। इसमें 3d7 4s2 है, तो डी में कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 आ सकते हैं, ठीक है। और एस में कितने आ सकते हैं, 1 आ सकता है, ठीक है। कोई भी ले सकते हो आप, मैंने एक लेके दिखा दिया आपको। अब मैं 3d7 है, फिलिंग करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देख सकते हो, और 4s2 आप देख सकते हो कि जो हमारा डी सब शेल है ये पूरा नहीं भरा, 3 की वैकेंसी खाली है अभी। लेकिन मैम आप ये वाला केस लेके दिखाओ, अभी लेके दिखाती हूँ। 3d5 है ना, और एस, ये वाला केस अगर मैं लेती हूं तो देखो 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया हमारा, और इसके बाद 4d, देखो 5 की वैकेंसी है। हाँ जी बिल्कुल है मैम। चलो जिंक का केस लेके दिखाओ। जिंक में नहीं कर सकते हम, जिंक में ऐसा नहीं पॉसिबल, नहीं है ना पॉसिबल, नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल मैम, क्योंकि देखो 3d10 है तो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा डी सब शेल हमारा, और साथ में क्या हो जाएगा 4s होने के कारण 2 है, 4s में 2 है। अगर मैं इसका ऑक्सीडाइज स्टेट भी बनाऊं, आयनिक स्टेट भी बनाऊं, तो क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव होता है, 2 इसके निकल जाएंगे। 2 इसके क्यों निकलेंगे बच्चे, क्योंकि मैंने बताया फिलिंग होने के बाद एनर्जी फ्लिप हो जाती है। अब जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसमें से ही तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब 4s की ज्यादा हो जाएगी तो 4s में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और Zn2 पॉजिटिव क्या बन जाएगा बच्चे,
आर्गन 3d10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? आर्गन 3d10 बन जाएगा। पार्शियली फिल्ड नहीं हुआ ना। लेकिन मैम हाउ कैन यू से दैट कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि बच्चे इसमें तो फुल्ली फिल्ड है, इसमें तो पार्शियली फिल्ड नहीं है, लेकिन इसकी ऑक्सीडाइज स्टेट में जो Cu पॉजिटिव होती है, इसकी ऑक्सीडाइज स्टेट में ये क्या बन जाता है? Cu2 पॉजिटिव वाली ऑक्सीडाइज स्टेट में, किसी भी एक ऑक्सीडाइज स्टेट में क्या हो जाना चाहिए? पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? आर्गन 3d9 अगेन पार्शियली फिल्ड, मतलब पूरा फिल नहीं हुआ ना, एक की वैकेंसी बची ना, तो इसीलिए। आगे बात आपको इतनी समझ में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आज के लिए इतना ही। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ट्रस्ट मी दिस विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर।